हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाल रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिससे कि हम लूसेंट से कवर कर रहे हैं। लूसेंट जीके जो कि 2020 एडिशन है, बिल्कुल अपडेटेड है। लूसेंट हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 डे का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट लेवल का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको फैक्ट भी मिलता है, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को हाई लेवल तक आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हम महाद्वीपों के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको ही हम इसमें कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे छोटा देश है मेओटो। अफ्रीका महाद्वीप में पर्वत है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है नील नदी। गहनतम बिंदु है आसाई झील, जिसकी गहराई है 156 मीटर। इसके बाद आते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पे। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई देश नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में पर्वत है बिन्सन मासिफ, जिसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है ओनिक्स, जिस 32 किलोमीटर है। गहनतम बिंदु है अंटार्कटिका महाद्वीप में बेंटल ट्रेंच, जिसकी गहराई है 2853 मीटर। इसके बाद आते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत भी जो है वो एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है चीन। सबसे छोटा देश है एशिया महाद्वीप में मालदीव। एशिया महाद्वीप में सबसे पर्वत है एशिया महाद्वीप में कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। तो ये अभी हाल में ही जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। माउंट एवरेस्ट की अब जो ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। गहनतम बिंदु है डेड सी। ठीक है, एशिया महाद्वीप में गहनतम बिंदु है डेड सी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है। डेड सी गहनतम बिंदु है, जिसकी गहराई है 397 मीटर। 397 मीटर। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश है नौरू। पर्वत है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में माउंट कोयुस्को, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है मर्रे। गहनतम बिंदु है आयर झील, जिसकी गहराई है 16 मीटर। इसके बाद आते हैं यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। यूरोप महाद्वीप में पर्वत है माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ठीक है, कौन सा पर्वत है यूरोप महाद्वीप में? माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। सबसे लंबी नदी है यूरोप में वोल्गा। गहनतम बिंदु है कैस्पियन सागर यूरोप महाद्वीप में, जिसकी गहराई है 28 मीटर। इसके बाद आते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है कनाडा। सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। उत्तरी अमेरिका में पर्वत है माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी नदी है मिसौरी। गहनतम बिंदु है डेथ वैली, जिसकी गहराई है 86 मीटर। इसके बाद आते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप और सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील। पर्वत है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ओजस डेल सेलेडो, जिसकी ऊंचाई है 7084 मीटर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी है अमेजन। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। याद रखिएगा, जो सबसे लंबी नदी है वो विश्व लेवल पे अमेजन है, जिसकी लंबाई, ठीक है, अमेजन है सबसे लंबी नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ये पूछता है 1 डे की एग्जामिनेशन में, अमेजन नदी कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में, या फिर सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। तो दक्षिण अमेरिका में गहनतम बिंदु है वाल्डस पेनिन, जिसकी गहराई है 40 मीटर। ठीक है, गहराई कितनी है? 40 मीटर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने किया था 1911 में। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, बात करते हैं जलमंडल के बारे में। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, मतलब लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है
उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग जो है महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल जो है महासागरों में है, जो कि खारा है। ठीक है, जल राशि का मात्र 2.5 भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर रह जाता है, कुछ भाग में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान और लवणता। जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का वो भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो उसको महासागर यानी ओशियन कहते हैं। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है, जो कि है प्रशांत, अटलांटिक महासागर, हिंद एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र कहते हैं। ठीक है, यानी हाइप्सोग्राफिक या मैट्रिक क्यूर्वे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र, जलमंडल का वो भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से घिरा हो उसको समुद्र कहते हैं। अब खाड़ी क्या होता है? गल्फ। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसको खाड़ी कहते हैं। बे क्या होता है? इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है और एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में और न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो कि अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या फिर उससे कम होता है। तो ये आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें विश्व के 10 सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश हैं। कनाडा विश्व की सबसे बड़ी 10 तटीय सीमा वाला देश है कनाडा, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2,02,080। नॉर्वे, उसके बाद है इंडोनेशिया, फिर रूस है। तटीय वाले देश फिलीपींस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, लंबाई किलोमीटर में आप देख सकते हैं। यूएसए है 90,924 किलोमीटर। इसके बाद है यूएसए है 19,924 किलोमीटर। इसके बाद अंटार्कटिका है, न्यूजीलैंड है, चीन है। तो ये जो 10 हैं, ये 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश हैं। कौन कौन से हैं? कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, चीन। ठीक है, ये सारे जो हैं तटीय सीमा वाले देश हैं। 7,500 यानी 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत जो है विश्व में 16वें स्थान पर है इस मामले में। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई है 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होता है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण गर्त देखने वाले हैं। मेरियाना गर्त की गहराई है 11,022 मीटर। इसकी स्थिति है प्रशांत महासागर में, मेरियाना गर्त की। टोंगा गर्त जो है, टोंगा गर्त की स्थिति है की भी स्थिति प्रशांत महासागर में ही है। टोंगा गर्त की गहराई है 9,000 मीटर। मिंडनाओ की गहराई है 10,500 मीटर। इसकी स्थिति भी प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको की गहराई है
8,392 मीटर, ठीक है। प्यूर्टो रिको की गहराई है 8,392 मीटर और इसकी स्थिति है अटलांटिक महासागर में, जो कि पश्चिम द्वीप समूह में है। रोमशे की गहराई है, रोमशे गर्त की गहराई है 7,254 मीटर और रोमशे गर्त की स्थिति है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त की स्थिति है पूर्वीय हिंद महासागर में, यानी जावा, जो कि जावा द्वीप पे है। सुंडा गर्त की गहराई है 8,152 मीटर। और ये जो आप रिसोर्स देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 6 द अर्थ आवर हैबिट से लिया गया है, द अर्थ आवर हैबिटेट। एक नोट है, वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में है और 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं, लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है, ठीक है, 35 प्रति हजार होती है। एक नोट है, 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर के खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं, यानी आइसोहेलिन कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील जो है, वान झील की लवणता सबसे अधिक है, 330% है, और दूसरा मृत सागर है, 238% है। ये आप देख सकते हैं, एक चार्ट है, ये विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले ये देश हैं। कौन कौन से सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश हैं, इनकी आप किलोमीटर में, आप किलोमीटर स्क्वायर में आप इसकी देख सकते हैं गहराई। कनाडा, रूस, यूएसए है, भारत है, चीन, ईरान, इथियोपिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया और कांगो, ये जो है सबसे अधिक जल क्षेत्रफल वाले देश हैं। इसके कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग पर जल है। कौन कौन से हैं? कनाडा, रूस, यूएसए, भारत, चीन, ईरान, इथियोपिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया और कांगो। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है और एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, ये एक तीव्रता से बढ़ती है, ठीक है, जिसे कि हेलोक्लाइन कहा जाता है, इसमें ये तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। एक नोट है इंपॉर्टेंट, यहाँ किसी देश में, यहाँ पे जो आपने ये 10 देश देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से जल की गहराई, यहाँ पे किसी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया है, जैसे उस देश में स्थित नदी, झरना, झील, तालाब एक्सेट्रा। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। गाइओट इस्पात शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइओट कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, यानी 11,022 मीटर है। अगर मीटर में देखें तो 11,022 मीटर है और किलोमीटर में 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। शोल क्या है? जलमग्न उत्थान का वो भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है वो शोल कहलाता है। ये प्रवाल से बना नहीं होता है, शोल जो है वो प्रवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये प्रशांत महासागर में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर फैक्ट वाले में कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में है। अब प्रशांत महासागर के बारे में बात करते हैं। प्रशांत महासागर क्या है? ये अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल लगभग इतना वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर वो आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। इसके जो शीर्ष हैं वो बेरिंग जलडमरू मध्य पर है और आधार जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है।
भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर के 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान सागर, पित्त सागर एवं पूर्वीय चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर क्या प्रभाव है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुमंडल में ये परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों यानी दक्षिणी दोलन या फिर और दूसरा बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में वृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं और चीन में बाढ़ आ जाती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे प्रशांत महासागर के बाद हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। ये संपूर्ण संसार का छठा भाग है अटलांटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल लगभग इतना किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि प्रशांत महासागर के लगभग आधी है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है अटलांटिक महासागर की। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में है पश्चिम में दोनों अमेरिका और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में है अंटार्कटिका। उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर बंग तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक यानी मिड अटलांटिक रिज है। ये उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप पर यानी बोवेट आइसलैंड तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा और 4,000 मीटर ऊंचा है। ये एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठ करके छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई है। अजोर्स का पाइको द्वीप और केप वर्दे द्वीप यानी केप वर्दे आइसलैंड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमुंडा प्रवाल द्वीप और असेंसन, ट्रिस्टा दी कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ और बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? बरमुडा प्रवाल द्वीप और असेंसन, ट्रिस्टा दी कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ और बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। ये महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। टेलीग्राफिक पठार भूमध्य रेखा के निकट रोमांच गंभीर यानी रोमांच द्वीप इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी और दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी-फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत और हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी-फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं।
व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर माना जाता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन से है, तो अटलांटिक महासागर है। इसके बाद बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। ये एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग इतना वर्ग किलोमीटर है। ये एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा में है। कर्क रेखा हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और यूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं केवल, वे हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन यह हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है केवल। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। डियागो गार्सिया कहाँ पे? हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर के बाद बात करते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। ये आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में ये अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार है। ये बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। ये यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेलिबिज सागर जो है वो आर्कटिक महासागर में है। आर्कटिक महासागर में कौन से सागर है? सेलिबिज सागर। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। महासागर में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर है महासागरीय जलधाराएं। तो बात करते हैं हम एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो हम दोनों ही जलधारा को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्म जलधारा के बारे में। निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो गर्म जलधारा के बारे में आप जान गए होंगे। तो आगे बात करते हैं ठंडी जलधारा के बारे में। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। तो ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ तापमान घट जाता है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। ये कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। एक बार फिर बताती हूँ, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित होती है और ये जो है ये कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदलती जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है। तो आगे हम प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है उष्ण उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा क्यूरोसियो की जलधारा, तीसरा उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, चौथा अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा। ये प्रशांत महासागर के सारे जो है ये गर्म जलधाराएं हैं। सुशीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवतीय रेखा की जलधारा,
तो ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं थी। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं। उनके नाम है क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा। ये सारे प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं। गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राजील जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय यानी गिनी जलधारा और सातवां इल्मिंजर की जलधारा। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अब ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं। लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके बाद अब हम हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं, गर्म एवं स्थायी जलधाराएं और हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधाराओं को देखेंगे। गर्म जलधाराएं हैं दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और अगुलहास की जलधारा। और हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधाराएं कौन कौन सी हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। एक नोट है, हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसूनी की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है और शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। आगे हम बात करते हैं सारगैसो सागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जलधारा के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवत रेखीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्र घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% और औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद आते हैं और न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है, जो कि मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। कौन सा घास मिलता है। प्लैंकटन। डॉगर बैंक जो कि उत्तरी सागर यूरोप में है, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक आदि जो है वो मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। जापान के निकट क्यूरोशिवो की गर्म धारा और ओएशिवो की ठंडी धारा की जल के मिलने से वहां पर घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रतिविषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। ला नीनो एक शीतल जलधारा है। ला नीनो जो है वो एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है। लाल नीनो जो है वो शीतल जलधारा है और एल नीनो गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला लीना की प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। ये कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। वही एल नीनो की भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा यानी टाइड्स।
चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार यानी टाइड, और सागरीय जल के नीचे गिर करके पीछे लौटने को सागर की ओर को भाटा यानी इब कहते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक हैं सूर्य का गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है। कौन कौन से? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट होता है। ठीक है, पृथ्वी के अधिक निकट होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के एक सीध में होते हैं, इसलिए इस दिन उच्च ज्वार संपन्न होता है, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, इसलिए इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, एक नोट है, सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। ठीक है, कितने दिन का? 7 दिन का अंतर होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार और ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर रोज ही 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है और ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर के और 2 बार उत्तरी सागर से होकर के विभिन्न अंतरालों पर पहुँचते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है वो कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। इसके बाद ज्वार भाटे के बाद हम बात करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, जो कि है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी और निचली परत के स्टडी को ऋतु विज्ञान यानी मेटेरोलॉजी कहते हैं। ऊंचली परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है और इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस देख सकते हैं आप, कौन कौन से हैं। तो गैस देखने से सबसे पहले हम नाइट्रोजन गैस को देखेंगे। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक होती है वायुमंडल में। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति और प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है हमें। इस गैस का कोई रंग, गंध या फिर स्वाद नहीं होता है नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है, जो कि भोजन का मुख्य अंग है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। कितने किलोमीटर ऊंचाई पर फैली हुई है? 128 किलोमीटर ऊंचाई पर। तो वायुमंडल की स्थायी गैस कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन है जिसका N2 है, जिसका फॉर्मूला होता है N2। नाइट्रोजन
इसका द्रव्यमान है 78.8%, ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 20.95%, ऑर्गन का द्रव्यमान है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका द्रव्यमान है 0.036%, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन है, नियॉन का द्रव्यमान है 0.002%, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनन है, हाइड्रोजन है, ये सारे जो है वायुमंडल की स्थायी गैसें हैं। सबकी द्रव्यमान कितना कितना है वो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। ये जो स्रोत है ये एनसीईआरटी के क्लास 11th में भौतिक भूगोल का सिद्धांत पेज नंबर 81 से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद और कौन सी गैस है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस का क्या रोल है? ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, लेकिन 16 किलोमीटर से अधिक ऊपर जाकर के इसकी मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा एकदम नगण्य हो जाती है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है और इस कारण ये सबसे निचली परत पर मिलती है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वैसे ये 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य और पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य होती हैं। अतः ये कांच घर या पौधा घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं और वायुमंडल की निचले परत को गर्म रखती हैं। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमारे वायुमंडल में और क्या है? ओजोन गैस है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। ओजोन ये सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। ओजोन वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की परावैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंच करके कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। ओजोन गैस, ठीक है। जलवाष्प वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाली गैस है। ये ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जलवाष्प जो है 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार ये एक कंबल का काम करता है जलवाष्प, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल को स्थिरता भी जलवाष्प से ही नियंत्रित होती है। वायुमंडल की जो स्थिरता है वो भी जलवाष्प से ही नियंत्रित होती है। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। जलवाष्प के अलावा सूर्यताप और सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। इसके बाद जलवाष्प के बाद बात करते हैं धूलकण। धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकण के स्रोत हैं समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर के मेघों का निर्माण करती है। ठीक है।
आकाश का रंग नीला जो होता है, जो हमें नीला कलर दिखाई देता है आकाश का, वो धूल कर के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो वायुमंडल को कई परतों में बांटा गया है, जैसे कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत होती है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी और वर्षा जो है वो ट्रोपोस्फेयर पर होता है, यानी क्षोभ मंडल पे होता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं क्षोभ मंडल की सीमा तक सीमित होती है, और क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं और अधोमंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया जो होता है, जैविक क्रिया के लिए क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद बात करते हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे कि आंधी, बादल की गरज, बिजली कड़क, धूल कण और जलवाष्प आदि कुछ भी स्ट्रेटोस्फेयर पर यानी समताप मंडल पर नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल पर वायुयान उड़ान होती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें कि मूलाभ मेघ यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं समताप मंडल को, जो कि हमें परावैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो CFC होती है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। इसके बाद बात करते हैं मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच करके ये -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल के बाद आते हैं अगली संरचना आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें कि आयन कहते हैं, और इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। ये भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संरचना उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयनोस्फेयर के बाद बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फेयर। आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं होती है। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल यानी डॉन, जबकि बोरियालिस और
ऑस्ट्रालिस का अर्थ होता है उत्तरी और दक्षिणी। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोरा बोरेलिस एवं दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगीय आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। सूर्य तप यानी आइसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहा जाता है। ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर के ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पे मेघाच्छादन बहुत कम पाई जाती है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। एक नोट है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है जो कि विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित हो जाने वाले सूर्य तप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का यह परिवर्तन लघु तरंगों में भी होता है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित और धूल कणों से प्रकीर्णित होकर के अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य तप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने में काम नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म और ठंडा कई विधियों से होता है। तो आइए देख लेते हैं किन किन विधियों से गर्म और ठंडा होता है। चालन विधि यानी कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का ये प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने पर चालन जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली विधि है संवहन यानी कन्वेक्शन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर के धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की ये प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है जिससे उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वो हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार ये वायुमंडल निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाती है और कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। एक नोट है, संवहन द्वारा ऊर्जा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है। इस प्रक्रिया है वो ठोस पदार्थों में नहीं होता है। इसके बाद अगली विधि के बारे में बात करते हैं विकिरण यानी रेडिएशन।
किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। किसी भी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार के द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहा जाता है। जैसे कि सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी और उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो कि लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। तो ये ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैस से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य तप से। अगली विधि है अभिवहन यानी एडवेक्शन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती है। एक नोट है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू अभिवहन का ही परिणाम है। इसके बाद आगे बात करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। मान लें वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप 100 इकाई है। इन 100 इकाई में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर के बाकी जो 65 इकाइयाँ हैं वो अवशोषित होती हैं, 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चले जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा और 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संवहन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्यताप की ओर और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल के विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ 17-48 है, जिनका योग 65 होता है। वापस लौटाने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो कि सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। इसके बाद आगे बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा को तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? उस स्थान का अक्षांश रेखा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण, कोशर तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति और स्थानीय कारक। आगे तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्र पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। मानचित्रों पर जो तापमान का वितरण होता है वो समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। ये वो रेखा है जो कि समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप
के उत्तरी पूर्वीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता यानी कॉन्टिनेंटलिटी है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी एवं 15 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। समताप रेखा। समताप रेखा क्या है? वो कल्पित रेखा जो कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा वो समताप रेखा कहलाती है, जो कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं और तापमान के वितरण के कई लक्षण हैं। तो आइए हम लक्षण देख लेते हैं कौन कौन सा लक्षण है। समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती हैं। इसका कारण ये है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। दूसरा, जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर तापमान समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता यानी तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर अगर होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, इसलिए अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी और जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाई जाती है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। किसको? जनवरी को और जुलाई को। बात करते हैं तापांतर यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के जो अंतर होता है उसको तापांतर यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर जो है किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। वार्षिक तापांतर क्या है? जिस प्रकार दिन और रात के तापमान में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया के बरखोयास्क के नामक स्थान का है। कहाँ कितना है? 65.5 डिग्री सेल्सियस। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम और उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। आगे हम वायुमंडलीय दाब, पवन और वायु राशियां को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वायुदाब के बारे में। माध्य समुद्र से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। एक बार होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडल को मिली बार तथा पास्कल में भी मापा जाता है। वायुमंडल को मिली बार भी और पास्कल में भी मापा जाता है। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं, जिसका kPa है संकेत। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिली बार या फिर 1013.2 किलो पास्कल होता है।
तो एक हम चार्ट देख लेते हैं जिसमें यंत्र और आविष्कारक हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। पारद वायु दाब मापी के आविष्कारक है ई टॉरिसेली। निद्रा वायु दाब मापी के आविष्कारक हैं लूसियन विडाई। सेल्सियस थर्मामीटर को आविष्कार किया है एडवर्ड सेल्सियस ने। और केश आर्द्र तापमापी के आविष्कारक हैं डॉक्टर सॉसर। आगे, वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। ये ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायु दाब और -49.7 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान होता है। आगे हम बात करते हैं समदाब रेखा क्या है। वो कल्पित रेखा जो कि समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है, उसे समदाब रेखा यानी आइसोबार कहते हैं। वायु दाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटाने को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, लेकिन जब समदाब रेखा एक दूसरे से दूर होती है तो दाब प्रवणता कम होता है। एक नोट है, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध हैं। कौन कौन से वायुदाब कटिबंध हैं देख लेते हैं हम आगे। पहला, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। ये पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर के ऊपर को उठती है और संवहनी धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या फिर डोल ड्रम कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मानचित्र जो कि ध्रुवीय उच्च है, उपध्रुवीय निम्न 66 1/2 डिग्री, यहाँ से ये 45 डिग्री फिर 35 डिग्री, फिर ये उपोष्ण उच्च है ये, जो कि ये बनता है यहाँ पे कितना 23 1/2 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 0 डिग्री विषुवतीय निम्न पे, फिर 10 डिग्री, फिर उपोष्ण उच्च 23.5 डिग्री, फिर 35 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर उपध्रुवीय निम्न पे 66 1/2 डिग्री। एक नोट है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है, जो कि वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलती है। इसके कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। तो आगे दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब। उपोष्ण उच्च वायुदाब उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तथा उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। कौन कौन से? विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर के उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर के कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। और दूसरा कारण है, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है, जिससे वहां पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। एक नोट है, विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण ये है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालेदार जलयानों में लाद करके घोड़े भेजे जाते थे। प्राय इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। अगला तीसरा है, 4 प्रकार के हैं तो हम तीसरे को देखेंगे। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे कि उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। क्या है? 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक
और अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे कि उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। चौथा है ध्रुवीय उच्च वायु दाब। 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे पवन के बारे में, यानी विंड।